Hello बच्चों, welcome to the new class of quadratic equations. In this we'll be doing exercise 2.6 which is an exercise completely about word problems. So in this exercise आपके पास approximately 10 questions है, ठीक है. मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एंड सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा. तो जो डिस्कशन करूंगा उसका मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के छोड़ दूंगा एंड सॉल्विंग पार्ट वो आप लोग कर सकते हो. हम लोग का मेन पर्पस ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना उसका लैंग्वेज समझना है. जैसे कि हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा था कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसमें मेन लैंग्वेज समझने में इश्यू होता है. अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने या कोई भी और क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज. तो जनरली जो आपको पूछा है ना उसको आप x बना लो. तो हम लोग लिखेंगे कि लेट प्रगतिज करंट एज बी x. ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है. लेट प्रगतिज करंट एज बी x. अब आपको इक्वेशन बनाना है. तो देखो क्या डेटा दिया है. उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन साइड, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइड मतलब कोई दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago. 2 साल पहले प्रगति का एज क्या होगा. अगर करंट एज उसका x years है तो 2 साल पहले x - 2 होगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड आया मतलब अभी प्रोडक्ट का दूसरा वाला ब्रैकेट का बारे में बात करेंगे. एंड 3 years hence. 3 years hence मतलब आज से 3 साल बाद का जो एज है वो, तो वो हो जाएगा x + 3. तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड प्रगतिज एज 3 years hence इज 84. इज मतलब इक्वल टू 84. अब ये ब्रैकेट मिल गया है. अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखो x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x × x + 3 -2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा x + 3 इज इक्वल टू 84. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² + 3x -2x -2 × 3 इज -6 इज इक्वल टू 84. ठीक है, अब इस 84 को मैं ये साइड लेके आऊंगा तो ये -84 हो जाएगा. -84 - 6 विल बी -90 इज इक्वल टू 0. प्लस 3x - 2x कितना हो जाएगा. 1x बचेगा प्लस और x² इज इक्वल टू 0. ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो इसके क्या हो सकते हैं. तो मुझे पता है 90 लाना है. तो 9 10 × 90 होता है. तो 10 - 9 करूंगा तो 1 बचेगा. तो देखो ये हो जाएगा x² + 10x - 9x - 90 इज इक्वल टू 0. देखो +10 - 9x 10x - 9x करूंगा तो 1x बचेगा. तो ये स्प्लिट मैंने करेक्ट किया. मैंने 90 के फैक्टर्स निकाले. ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रैकेट क्या लिखना है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज है सर क्या निकालना है. कोई नहीं, सिंपल है. इस केस में वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सिंपल है. एक में +10 है, दूसरे में -9 है ना, तो सिंपल 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे x + 10 × x - 9 इज इक्वल टू 0. लिख दो सीधा, कोई टेंशन नहीं. यही आएगा आंसर. लेकिन बीच में एक स्टेप मैंने गैप्ची किया है. वो गैप्ची क्या है, कॉमन लेने वाला. वो काफी बार नहीं समझता है कॉमन. तो ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है. तो यहाँ पे देखो x कॉमन लूंगा तो x + 10 बचेगा जो कि मेरा एक ब्रैकेट है ही.
अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, x तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, तो x कॉमन नहीं ले सकते, 9 आप ले सकते हो, और दोनों के साइड में माइनस साइन भी है, तो दोनों में -9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, -9 लूंगा तो यहाँ पे +x बचेगा और यहाँ पे +10 बचेगा। तो अभी देखो ये ब्रैकेट रिपीट हुआ, तो एक हो गया x + 10 आपका एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा x और -9 हो गया। समझ में आया? तो ये यहां से ये स्टेप कैसे आता है, ऐसे आता है। तो अगर आपको समझता है तो डायरेक्टली ये लिख लो एंड वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसके बाद ये स्टेप लिखो, इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हो, इसके बाद ये स्टेप =0, बाद में ये स्टेप =0। अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या तो कल्प्रिट मेरा ये ब्रैकेट है या तो कल्प्रिट मेरा ये ब्रैकेट है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 9 = 0। अगर x - 9 = 0 है तो x विल बी इक्वल टू 9। ये x का वैल्यू क्या होगा, ये -9 को यहाँ पे भेजूंगा तो +9 हो जाएगा, यहाँ पे x + 10 है, उधर भेजूंगा तो x विल बी इक्वल टू -10। तो x के दो वैल्यूज है। अभी x क्या है, प्रगति का करंट एज है। अभी किसी का करंट एज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब प्रगति करंट एज हैज टू बी 9 years। इट इज एज सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, आई विल इरेज दिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है द सम ऑफ 2 consecutive natural even numbers। नेचुरल इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब नेगेटिव नहीं है वो नंबर, और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब अगर एक नंबर 4 है, इवन नंबर है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया? तो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है ना। ठीक है, तो अभी देखो कहा क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स। सम है मतलब बीच में मैं प्लस साइन डाल दूंगा, ऑफ स्क्वायर्स मतलब इस नंबर का स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स हुआ ये, ऑफ 2 नेचुरल इवन नंबर्स इज 244। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेट x be the first even natural number। तो दूसरा ने तो फिर सेकंड इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा कि नहीं। अगर समझ लो वो नेचुरल नंबर मेरा 4 है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 6 होता है, तो 4 + 2 हुआ ना। तो अगर मैं x ले रहा हूं ना, फर्स्ट मेरा इवन नेचुरल नंबर, तो सेकंड इवन नेचुरल नंबर मेरा x + 2 होगा। तो ये दो स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब ये पहले वाले इवन नंबर प्लस उसके बाद का जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है x + 2, वो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे 244 मिलता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करके सॉल्व करते तो ये x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x + 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x² + 4x + 4 विल बी इक्वल टू 244। इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा तो +244, यहाँ पे -244 हो जाएगा। x² + x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस 4x, ये +4 -244 विल बी -240 विल बी इक्वल टू 0। अब डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर देता हूं तो ये चला जाएगा। मैं इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो डिवाइड बाय 2 करता हूं थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 2x हो जाएगा। 240 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 120 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। तो अभी 120 के कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको मैं लिखूं, ऐड करूं तो मेरे को 2 मिलना चाहिए। तो सिंपल है, 12 × 10। ठीक है, तो x² + 12x - 10x
विल गिव मी -120 इज इक्वल टू 0। देखो 12 इंटू -10 करूंगा तो -120 मिल रहा है, मतलब सही है। और मुझे ओवरऑल आंसर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैंने +12 लिया है और -10 किया है। तो इससे मेरे दो ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे, जल्दी से गैस करके बताओ। एक तो होगा x + 12 और दूसरा -10 है ना, तो x - 10 विल बी इक्वल टू 0। नहीं समझा, वापस से मैं कॉमन लू, चलो ठीक है कर लेते हैं। इसमें से क्या, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ पे x + 12 कॉमन है। दूसरे में से यहाँ पे क्या है, -10 कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा, x + 12 बचेगा, विल बी इक्वल टू 0। देखो ये -10 इंटू +12 करूंगा तो -120 आएगा, -10 इंटू x करूंगा तो -10x आ जाएगा, मतलब करेक्ट है। ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं समझता है तो क्या करने का पता है, ये लिखो फिर ये लिखो, फिर इसको एक एक को मल्टीप्लाई कर दो। एक बार x पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार 12 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको ये बीच वाला टर्म मिलेगा। नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप, कोई इसमें मार्क्स नहीं काटेगा। तो देयरफॉर x + 12 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -12। लेकिन अभी बोला है कि नेचुरल इवन नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो मतलब ये वाला टर्म तो हो ही नहीं सकता। सो सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, x - 12 इज अनएक्सेप्टेबल, ये आपको लिखना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 10 and the next even consecutive natural number is 10 + 2 which is 12। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो therefore the required given natural numbers are 10 and 12 respectively। ठीक है, इतना अगर आप लिख लोगे तो आपका हो जाएगा। फाइनल आंसर ये लिखना है, लिखो therefore the required natural numbers are 10 and 12। ठीक है, ये लिख देना। फिर वो लिखना है since x is a natural number तो x - 12 is unacceptable, therefore x is equal to 10। ठीक है, ये लिखना है आपको, इतना आप लिख देना। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। देखो मेन तो क्या है ना, ये इक्वेशन लिख दिया ना, उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करके आपको दो पार्ट लाने हैं, दो वैल्यूज लाने, जिसमें से एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा या डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, सो मेन आपको लैंग्वेज समझना है। सो पॉज करके इसको नोट कर लो। आई विल राइट द थर्ड क्वेश्चन नाउ, विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, In an orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees। एक भाई के पास ऑरेंज का गार्डन है, उसके पास 150 ट्री है। अभी बोला है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम। तो 5 नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम। तो मतलब क्या है, 150 ट्री है। ठीक है, ये गार्डन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते 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 टोटल 150 ट्रीज है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये हम लोग ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, राइट। The number of trees in each row is 5 more than that in each column। तो number of trees in each row is 5 more than that in each column। तो एक कॉलम में अगर x है तो x + 5 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कॉलम के कितने हैं, एंड रोज के मेरे कितने हैं, x है। तो x is the number of trees in one row and x + 5 is the number of trees in 5 row। तो अगर मुझे इतने सारे ट्रीज को गिनने हैं तो मैं कैसे गिनूंगा, एक एक करके तो नहीं गिनूंगा, मैं क्या करूंगा, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ भाई, कितने रो है, 1 2 3 4 5 6 रो है फॉर एग्जाम्पल। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 कॉलम है, तो टोटल कितने हो गए 6 रो मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉलम, मतलब कितना हो गया 36। तो मतलब टोटल ट्रीज कितना होने चाहिए 36। तो वैसे मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो दोनों के नंबर ऑफ ट्रीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है, मैं लिखूंगा यहां पे लेट नंबर ऑफ ट्रीज in one column be x. So therefore the number of trees in one row will be x plus 5. तो अभी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी गेट x into x plus 5 has to be equal to 150। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये 150 को इधर लेके आता हूं तो माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो 150 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको ऐड करो तो 5 आना चाहिए, और ये माइनस 150 है, तो मैं प्लस 15 माइनस 10 करूंगा तो स्प्लिट हो जाएगा। तो एक आपको प्लस मिलेगा, एक आपको माइनस मिलेगा। अभी द x मतलब क्या है, x इज द नंबर ऑफ ट्रीज इन वन कॉलम। क्या नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, तो मतलब जो पॉजिटिव वाला है वो x का आपका आंसर है। तो इसको सिर्फ सिंपल है स्प्लिट करना है, आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो मैं ये क्वेश्चन यही तक करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो अगर किशोर का मैं लेता हूं लेट, देखो जो छोटा होता है ना उसको हमेशा x रखो, दैट इज मोर इजी। तो लेट किशोर एज बी x। तो अभी क्या बोला है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। मतलब अगर किशोर 10 साल का है तो वो 15 साल का होगा, 5 से ज्यादा, 5 years ओल्डर नो। तो मैं बोलूंगा कि तो देयरफॉर लेट विवेक एज बी x प्लस 5, ठीक है। तो हम लोग को विवेक और ये कौन है भाई, दूसरा भाई किशोर, दोनों का हम लोग को एज पता चल गया, ठीक है। अब बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। सम मतलब प्लस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज, मतलब किसका, दोनों का एज का रेसिप्रोकल लेना है और दोनों को ऐड करना है। इज इक्वल टू क्या बोला है, 1/6 बोला है, इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस 5 इधर चला जाएगा, प्लस साइन ऐसे का ऐसा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा। अभी नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये 6 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो x प्लस x क्या है, 2x है, प्लस 5, ये पूरे को मल्टीप्लाई बाय 6, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो गया। अब 6 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये 12x को यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये प्लस है, ये इधर माइनस हो जाएगा, इसको भी लेके आऊंगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो मतलब एक साइड पे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x पहले से राइट साइड पे है, ये प्लस 12 उधर जाएगा तो -12x हो जाएगा, प्लस 30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये इसका स्प्लिटिंग कैसे करोगे, 30 है, 30 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिसको ऐड करो तो -7 आना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ -10 प्लस 3, तो देखो एक्स स्क्वायर
10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखो -10 इंटू 3 करूंगा तो -30 आएगा, -10 प्लस 3 करूंगा तो -7 आएगा, मतलब ये सही है। तो मेरे दो टर्म्स कौन से होंगे, x माइनस 10 होगा और दूसरा होगा x प्लस 3 होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा -3, इसका वैल्यू क्या मिलेगा +10। तो x का किसी का एज माइनस तो नहीं हो सकता, तो मतलब x इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो मतलब किशोर का एज कितना है 10 साल है, तो इसका एज कितना हो जाएगा 15 साल। ठीक है, तो आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द किशोर्स करंट एज इज 10 years एंड विवेक का करंट एज इज 15 years। समझ में आया, एकदम सिंपल था। सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in the second test as compared to the first test। ठीक है, तो कम उसको किस में मिला था, फर्स्ट टेस्ट में। तो मैंने अभी क्या बताया, जो हम लोग को x जो सिलेक्ट करना होता है, वो x जो होता है दैट इज ऑलवेज ट्राई एंड टेक इट एज अ स्मॉलर नंबर, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या देखो, लेट द स्कोर ऑफ सुयश's फर्स्ट टेस्ट बी x। तो मतलब उसका सेकेंड टेस्ट का कितना हो जाएगा, x प्लस 10 होगा। क्यों बोला है ना, ही स्कोर्ड 10 marks मोर एज कंपेयर टू द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट में अगर उसको x आया है तो सेकेंड टेस्ट में उसको 10 ज्यादा आया, तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या है, x प्लस 10 is same as मतलब equal to same as the square of the score in the first test का स्क्वायर। तो सिंपल है, अभी इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो 50 का स्प्लिटिंग क्या होगा, 10 और 5। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरा -10 है तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा मेरा प्लस 5x है तो x प्लस 5 मेरा दूसरा ब्रैकेट हो गया 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा 10, या फिर और x का वैल्यू क्या आएगा -5। अभी किसी को -5 मार्क्स तो मिल नहीं सकता, तो मतलब 10 ही मिलेगा। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको 10 मार्क मिला, दूसरे में उसको 20 मार्क मिला। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मेन आपको ये इक्वेशन लिखने को आना चाहिए। लैंग्वेज समझ के ये इक्वेशन अगर सही से लिखा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कासम भाई है। ठीक है, कासम भाई क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। तो बोलते हैं कासम भाई मटके बनाते हैं, ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस, मतलब रोज वो थोड़े पॉट्स बनाता है। फिर बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 times द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। पूरा बम्पर गया। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। अरे बाप रे, तो मतलब इसमें दो चीज ढूंढना है। आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो अभी किसको x लेना है, तो इसका हिंट ढूंढते हैं। चलो कुछ और दिया है कि नहीं दिया। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में ये दिया है, पहले वाले पार्ट में ये दिया है ही मेक्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं यही लिखूंगा कि लेट x बी द नंबर ऑफ पॉट्स मेड डेली। ठीक है, तो अभी उसने क्या बताया, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। तो मतलब लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू, बोला है, देखो क्या बोला है,
द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज आया मतलब इक्वल टू 40 मोर, तो 40 ज्यादा, 40 मोर मतलब 40 उसको ऐड करना है, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अगर वो एक दिन में 10 पॉट बनाता है तो उसका 10 टाइम्स x। तो कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मेरे को ये मिल गया 40 प्लस 10x। समझ में आया? 40 इंटू 10x। देखो फिर से बताता हूं एक बार कि हम लोग ने दिन में समझ लो x नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा है लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेड डेली बी x। अब सेकेंड पार्ट में ये बोला है द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब एक पॉट का, ऑफ ईच कॉस्ट बोला है, ऑफ ईच पॉट। तो मतलब हर एक पॉट का इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? इट इज मतलब इक्वल टू 40 मोर, मतलब 40 ज्यादा, मतलब 40 उसमें ऐड करना, 40 प्लस 10 टाइम्स, 10 इंटू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। मतलब दिन में वो जितना पॉट्स बनाता है उसका 10 गुना। तो दिन में वो x पॉट्स बनाता है तो 10 इंटू x हो जाएगा। तो अब बोला है नेक्स्ट पार्ट में बोला है अभी दिन में वो जितने भी पॉट्स बनाता है वो सबका कॉस्ट 600 रुपया होता है। तो अभी देखो अगर एक पॉट का कॉस्ट इज 10 रुपीज, ठीक है, तो अगर दिन में वो 50 पॉट बनाता है तो कितना हो जाएगा कॉस्ट उसका? 50 इंटू 10 हो जाएगा ना। एक का 10 रुपया कॉस्ट लगता है तो 50 पॉट का 500 रुपया कॉस्ट लगेगा। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ पॉट्स को मैंने कॉस्ट ऑफ ईच पॉट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिला ऑफ ऑल पॉट्स, करेक्ट। तो यही कंसेप्ट को मैं यूज करके मैं इसका इक्वेशन बनाता हूं कि उन्होंने बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 600 रुपीज। तो मतलब मैं लिखूंगा 600 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट्स जितना बनाता है दिन में, कितना बनाता है x मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? 40 प्लस 10x इज इक्वल टू 600। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 40x प्लस 10x। एक मिनट ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, 10x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू ये 10x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 600। अभी इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 करता हूं तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, -60 हो जाएगा। तो देयरफॉर मेरा इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखो 60 आया तो 6 और 10 लेना है तो देखो 4 आ जाएगा। सिंपल है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया है। तो इसके क्या हो जाएगा? +10 -6 होगा तो +10 का हो जाएगा -10। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स कैनॉट बी -10, नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दिन का कितना बनेगा? उसका 6 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, ऐसे करना है सॉल्व ये वाला। सो इसमें बेसिकली आप क्वेश्चन को अगर आप इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये सॉल्व करना, बाकी का पार्ट तो नॉर्मल सम्स के जैसा ही है। हाँ, सो एक्सरसाइज 2.6 का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज क्या है भाई इसमें दिया है? प्रतीक भाई टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 kilometers डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब एक नदी है आपके पास, ठीक है, एंड पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रतीक भाई की बोट है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, बोट यहां से स्टार्ट करती है, यहां पे जाती है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस
36 किलोमीटर है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि रिवर में पानी एक डायरेक्शन में फ्लो होते रहता है। ठीक है, तो अगर आप रिवर के फ्लो के मतलब पानी के जो डायरेक्शन है, फ्लो का डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो इट इज कॉल्ड गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब अगर आप पानी के साथ जा रहे हो, पानी नीचे नीचे जा रहा है, आप भी नीचे नीचे जा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। नीचे जरूरी नहीं, नीचे फ्लैट भी हो सकता है, बट देन अगर आप पानी के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट एस से। ठीक है, एंड फिर वापस भी आता है। तो जब वो वापस आ रहा है तब वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट में आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, गोइंग अपस्ट्रीम। तो मतलब अगर पानी का फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है तो वो अपनी बोट लेके वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पानी को अपोज करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, तो ये 36 किलोमीटर जाने का एंड 36 किलोमीटर वापस आने के लिए उसको 8 आवर्स लगा। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर्स है। ठीक है, फिर क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर पानी स्थिर है, पानी फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में बोट का खुद का स्पीड, इंडिविजुअल स्पीड उसका 12 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम लोग ने लिखा। पूछा क्या है, पूछा ये है फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अच्छा ओके, तो मतलब पानी जो स्पीड से बह रहा है, हम लोग को पानी का स्पीड फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूं, अभी ये तो डेटा है, हम लोग ने समझा है, अभी इसको क्वेश्चन को स्टार्ट यहां से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7, एक्सरसाइज 2.6 का 7th वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, let the speed of water current be x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अभी जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, अगर बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो पानी भी ऐसे जा रहा है, बोट भी ऐसे जा रहा है, तो पानी बोट को पुश करेगा तो उसका स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगा। तो देखो बोट का खुद का स्पीड कितना है, मैक्सिमम 12 किलोमीटर, लेकिन जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 12 किलोमीटर उसका खुद का स्पीड है, प्लस पानी भी उसको धक्का मारेगा तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। सो मैं लिखता हूं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट while going downstream is equal to 12 plus x किलोमीटर्स पर आवर। करेक्ट, जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तब पानी का स्पीड भी बोट के स्पीड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसको पुश मिलेगा। अब मैं लिखता हूं देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम। अब वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर आ रहा है, तो मतलब उसका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। देखो 12 किलोमीटर की स्पीड से वो ऐसे आ रहा है एंड पानी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो दोनों को अपोज, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द बोट थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में लिखूंगा 12 माइनस एक्स किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां पे मैंने क्या अज्यूम किया है, अज्यूमिंग ट्वेल्व इज ग्रेटर देन एक्स। मतलब क्या कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो वाटर करंट से थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, वाटर करंट समझ लो 5 है, तो 5 माइनस 12 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा ना, माइनस में तो नहीं हो सकता बोट का स्पीड।
तो इसीलिए मैंने 12 माइनस एक्स लिखा। देखो बोट का स्पीड में से वाटर करंट का स्पीड माइनस हो जाएगा, अगेंस्ट में जा रहा है ना तो दोनों माइनस हो जाएगा, साथ में जा रहे तो दोनों ऐड हो जाता है, राइट। तो ये दोनों का स्पीड हुआ। अब मुझे एक बात बताओ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो देयरफॉर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, देयरफॉर टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम कितना होगा, जो डिस्टेंस है उसको आप जो स्पीड है बोट का उससे डिवाइड कर लो। तो डिस्टेंस कितना गया था नीचे, 36 किलोमीटर, तो दैट विल बी 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जो स्पीड ऑफ द बोट है। स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम कितना है, 12 प्लस एक्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि टाइम है ना, तो टाइम हम लोग आवर्स में लिख रहे हैं। अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा। अपस्ट्रीम भी उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 36 ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गया। सो 36 और डिवाइडेड बाय स्पीड, उसका अपस्ट्रीम में कितना स्पीड था, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 12 माइनस एक्स लिख दूंगा और पूरे का यूनिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। अब देखो कंडीशन ये दिया है कि प्रतीक भाई जब निकलते हैं 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, तो मतलब वापस 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम आते हैं। तो ये जाने और आने में टोटल टाइम लगता है भाई को, कितना गया, 8 आवर्स। तो मतलब दिस टाइम प्लस दिस टाइम शुड बी इक्वल टू 8 आवर्स। टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम हैज टू बी इक्वल टू 8 आवर्स। तो मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कैसे बनेगा देखो, तो लिखूंगा मैं अभी फ्रॉम द गिवन कंडीशन फ्रॉम द गिवन कंडीशन मैं लिखूंगा 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, मतलब ये क्या है, टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये क्या है अपना टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम। बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 8 आवर्स। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आप बोलोगे सर अभी कहाँ एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको ये दोनों ब्रैकेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में नीचे के दोनों नंबर्स हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप करके छोड़ देता हूं मैं, बाद में आप सॉल्व कर लेना। तो देखो ये 12 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 पहले से यहाँ पे है, इसके साथ 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये बीच का प्लस का साइन ऐसे का ऐसा लिख दूंगा, ओके। अब ये 36 पहले से यहाँ पे है, ये 12 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 प्लस एक्स, और नीचे में ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स, और दिस विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। अभी ये देखो ये दोनों a प्लस बी है, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो ये सॉल्व कर लो, ये पूरे डिनोमिनेटर को यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सॉल्व करो, आपको दो वैल्यूज आएंगे, एक नेगेटिव होगा तो उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो क्योंकि वेलोसिटी स्पीड उसका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको जो पॉजिटिव वाला वैल्यू मिलेगा दैट विल बी अ स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, क्योंकि x हम लोग ने क्या बोला है, लेट x बी द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। आप पॉज करके इसको नोट कर लो, आई विल इरेज दिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। मतलब दोनों जन मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं एंड दोनों जन साथ में काम कर रहे हैं। तो उसमें से पिंटू है वो थोड़ा स्लो है, क्यों, क्योंकि पिंटू टेक्स 6 days more, तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मतलब थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू निशु।
ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा काम। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, तो अगर ये लोग इंडिविजुअली काम करते हैं तो वो ही काम को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों जन इंडिविजुअली, मतलब नीशु कितने दिन में काम करेगा और पिंटू कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर पाएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, जो मैंने क्या बोला था, जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटा वाला फैक्ट है, उसको आप एक्स अज्यूम कर लो जो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, पिंटू ज्यादा टाइम ले रहा है, तो कम टाइम कौन ले रहा है, नीशु। तो मैं लिखूंगा लेट द टाइम टेकन बाय नीशु बी एक्स। तो फिर therefore let the time taken by पिंटू बी x plus 6। अगर देखो नीशु x दिन में काम करता है तो बोला है कि पिंटू टेक 6 days मोर, तो इसीलिए मैंने x plus 6 days लिख दूंगा यहाँ पे x days लिखूंगा। ठीक है, तो नीशु कितना टाइम लेता है x, पिंटू कितना टाइम लेता है x plus 6। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये दिया है कि दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। सो अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मुझे ये पता करना है कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। सो देखो, अगर मैं एक काम है, ठीक है, वो काम को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास मैं 5 दिन लेता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब वही काम को एक दिन में करने के लिए मैं कितना टाइम लूंगा, तो दैट इज 1/5। देखो अगर एक पूरा, एक समझ लो पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है जिसके अंदर 4 स्लाइस है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि ये पूरा एक पिज्जा खाने के लिए मुझे 4 दिन लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मतलब एक दिन में मैं कितना पिज्जा खा पा रहा हूं, 1/4। क्यों, क्योंकि एक दिन में मैं इसको अगर इक्वली खाता हूं, रोज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके खाता हूं, तो एक दिन में 1/4 खाऊंगा, फिर सेकेंड डे में दूसरा 1/4 वाला पार्ट खाऊंगा, थर्ड डे में तीसरा 1/4 वाला पार्ट खाऊंगा, एंड चौथे दिन पे लास्ट 1/4 खाऊंगा। तो अगर मैं एक काम को 4 दिन लगा रहा हूं तो हर एक दिन में मैं 1/4 करूंगा ना, तो देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 होल वर्क। देखो जो वर्क करना है उसको पूरा करना है, मतलब यू हैव कंप्लीटेड द होल थिंग, होल मतलब एक, ठीक है, इट इज अज्यूम टू बी 1। तो मतलब अगर मैं 4 दिन में एक काम कर रहा हूं, एक पूरे काम को आई टेक 4 days, ठीक है, तो देयरफॉर एक दिन में मैं x काम कर रहा हूं, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 into x विल बी इक्वल टू 1 into 1, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, ये 4 को यहाँ पे भेज दूंगा तो 1/4, मतलब x क्या है, वर्क। ठीक है, तो मतलब 1 होल वर्क को करने के लिए मुझे 4 दिन लगता है, तो एक दिन में 1x क्या है, 1/4 वर्क करूंगा, मैं उसका 1/4 करूंगा। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट मुझे, अगर मैं टोटल काम करने के लिए x डेज लेता हूं, तो देखो यहां पे मैंने टोटल काम करने के लिए 4 डेज लिया था, तो एक दिन में कितना काम करता हूं, 1/4, करेक्ट। तो अगर एक दिन नीशु टोटल टाइम लेता है x डेज का, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है। तो अभी मैं सेम चीज यहां पे लिखूंगा,
तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नीशु टेक्स 1 अपॉन, या नीशु डज 1 अपॉन x amount of work in 1 day, ठीक है। एंड मैं लिखूंगा देयरफॉर पिंटू does 1 upon x plus 6 amount of work in 1 day। समझ में आया ये? तो दोनों मिलके एक दिन में ये भाई साहब 1/x काम करेगा, ये भाई साहब 1 अपॉन x plus 6 काम करेगा। अब दोनों मिलके जब काम करते हैं तो टोटल काम 4 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। दोनों मिलके जब साथ में जब काम करते हैं तो बोला है कि दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days। तो मतलब दोनों जन अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो दोनों जन ने 4 दिन तक अपना अपना एफर्ट डाला, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। मतलब 1 होल वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन लोग ने 4 days लिया, ठीक है। तो मतलब एक दिन में उन लोग कितना काम करेंगे दोनों मिलके, x वर्क, तो वापस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, अभी मैंने लिखा था। सो इन 1 डे दोनों मिलके कितना काम करेंगे 1/4 वर्क करेंगे ऑफ द टोटल वर्क। तो ये फैक्ट जो है, इससे हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं 1/4, तो मतलब एक दिन का नीशु का काम प्लस एक दिन का पिंटू का काम शुड बी इक्वल टू 1/4। एक पूरे होल वर्क का 1/4 ही करेंगे उन लोग, तो ऐसे 4 दिन करेंगे तब जाके पूरा वर्क कंप्लीट होगा। तो 1 डे का पिंटू नीशु का वर्क कितना है 1/x है, एक दिन का पिंटू का वर्क कितना है 1/x plus 6 है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 1/x plus 6 और 1/x को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे 1/4 मिलता है। अभी ये दोनों ये टर्म्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसके 2 वैल्यूज आएंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, वर्क कैन नॉट बी नेगेटिव, तो टाइम टेकन हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया ये 1/x है, 1/x plus 1/x plus 6 is equal to 1/4। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम द गिवन कंडीशन 1/x plus 1/x plus 6 will be equal to 1/4। इसको आप सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप स्लोली, कोई गलती नहीं करना, ठीक है। एंड आई एम श्योर यू विल लैंड विद द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं। अब बिफोर मैं इसको इरेज करूं, मुझे लगता है कि मैं एक और बार इसको छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन कर दूं। देखो, टोटल काम करने के लिए टोटल वर्क, ठीक है, जिसको हम लोग 1 अज्यूम करते हैं, टोटल वर्क मतलब 1 होल वर्क, उसको वो 4 days लेता है। तो मतलब एक दिन में 1 डे में कितना वर्क होता है, 1 डे में होगा x वर्क। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x का वैल्यू क्या मिलता है 1/4 वर्क, मतलब एक दिन में 1/4 वर्क होगा। तो देखो 4 दिन है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। अब जो वो एक काम है एक दिन का 1 डे में कितना होता है 1/4, तो डे 1 पे कितना होगा 1/4, डे 2 पे कितना होगा 1/4, डे 3 पे कितना होगा 1/4, डे 4 पे कितना होगा 1/4। अभी सबको ऐड करूंगा, 4 दिन का इंडिविजुअल वर्क ऐड करूंगा तो मुझे टोटल वर्क मिलना चाहिए। तो देखो सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो मैं 4 लिख दूंगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 है, तो मतलब कितना हो गया 4 4 कैंसिल 1, तो आंसर आपका 1 आया। सो टोटल वर्क डन कितना हुआ 1।
और टाइम भी कितना लगा, 1 2 3 4 दिन, समझना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल काम करने को 10 दिन लगता है, तो एक दिन में मैं कितना करूंगा, तो वही 10 दिन, वो जो वर्क है 10 डेज का, उस टोटल वर्क को मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो टोटल वर्क आपका हमेशा 1 होगा, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10, तो उसको मैं डिवाइड कर लूंगा, तो एक दिन में मैं 1/10 काम करूंगा, ठीक है। तो अभी 1/10 को ऐसे 10 बार ऐड करो तो आपको 10/10 मिलेगा, एंड आपको फाइनल आंसर 1 मिलेगा। वैसे अगर एक पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए मैं 5 दिन लेता हूँ, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/5, टोटल वर्क इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो मुझे पर डे का मिल जाएगा। समझ में आया ये? तो ऐसे करना होता है, दिस इज द बेसिक लॉजिक। तो दोनों ने मिलके एक दिन में इसने 1/x काम किया, एक दिन में इसने 1/x + 6 काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब थोड़ा स्लो है पिंटू, तो इसने इतना काम किया। दोनों का एक एक दिन का मैं काम ऐड करूंगा तो टोटल काम का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन तक ऐसे करेंगे ना इन लोग, तो एक दिन में इन लोग 1/4 करेंगे ना दोनों मिलके, वही तो बोला है 4 दिन लगाते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में 1/4 काम को खत्म कर देंगे, तो इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन विल बी 1/4 ऑफ द टोटल वर्क डन। समझ में आया ये? सो आई इरेज दिस नाउ एंड यू कैन राइट दिस डाउन, ये कंसेप्ट थोड़ा याद रख लो दिमाग में, ओके, एंड आई विल पॉज दिस। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.6 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो आपको 460 है यहाँ पे, ठीक है, इसको डिवाइड करना है बाय नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को मैं x अज्यूम करता हूं, ठीक है। The quotient is 6 times more than 5 times the divisor. 6 more than 5 times the divider. तो यहाँ पे जो quotient है मेरा Q, ठीक है, Q is 6 more than 5 times the divisor. Divisor कौन है मेरा, x है, ठीक है। अब कहाँ गया, हाँ, एंड इसको जब डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलता है, ठीक है, तो ये मेरा रिमाइंडर है। तो अभी 460 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस ये होता है ना, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस द रिमाइंडर आर, ठीक है। अभी मैं यहां पे लिखूंगा लेट x बी द डिवाइजर, ठीक है, हम लोग को x ढूंढना है, पूछा क्या है, फाइंड द कोशेंट एंड द डिवाइजर, तो पहले मैं डिवाइजर ढूंढ लूंगा तो मुझे कोशेंट मिल जाएगा, तो मैं लिखूंगा डिविडेंड कितना है मेरा, 460 है, तो मैंने लिखा है लेट x बी द डिवाइजर, ठीक है, ये आपको लिखना है स्टेटमेंट, लेट x बी द डिवाइजर, फिर ये फॉर्मूला लिख दो, फिर ये लिखो, सो देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन कोशेंट इज इक्वल टू 6 into 5, 6 plus 5x, 6 more than 5 times the divisor, डिवाइजर मेरा x है। तो अभी देखो क्या होगा, 460 विल बी इक्वल टू, फिर ये फॉर्मूला लिख दो, फिर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइजर मेरा कौन है, x है, कोशेंट मेरा क्या है, 6 plus 5x है, ठीक है, प्लस मेरा रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 को मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 460 minus 1, दिस विल बी 459 हो जाएगा, दिस x into 6 will be 6x, x into 5x will be 5x square। अभी ये 459 को यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, 6x square प्लस 5x, नहीं 6x है, अरे यार मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, पहले 5x स्क्वायर वाला टर्म लिख देता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 6x लिख देता हूँ, ठीक है, और ये 459 इधर है, ये साइड पे जाएगा तो माइनस 459 हो जाएगा, ठीक है। अभी 459 into 5 करना पड़ेगा,
कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे x का टर्म है, आपका कोएफिशिएंट है x का, सो दैट मीन्स दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, ठीक है। एक नंबर आएगा, उसके फैक्टर्स निकालने हैं जो जिसको ऐड करने पे आपको 6 मिले, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे 6x मिलना चाहिए। तो देखो 459 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा मैं, क्या हो जाएगा, 5 9 45, 4 5 5 25 प्लस 4 इज 29, 2 5 4 20 प्लस 2 इज 2। अभी 2295 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2295 के फैक्टर्स निकालूंगा मैं, और कोई ऐसे चाहिए जो दोनों को ऐड करने पे 6 मिले, मतलब बड़े बड़े फैक्टर्स सोचने हैं, ठीक है। मैं इसको 5 और ये 5 के साथ सोचूंगा तो फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 5 और वो बहुत, तो ये देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है, 5 और 459, तो 5 और 459 को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 6 थोड़ी मिलेगा। सो इसलिए बोल रहा हूँ दोनों भी इक्वली बड़े होने चाहिए ताकि डिफरेंस कम हो दोनों में, तो अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाए, ठीक है। तो मैं चलो इसको और ट्राई करते हैं, 9 से जाएगा क्या, 9 से तो नहीं जाएगा, ये 459, ये 9 से भी ट्राई करते, चलो इसका 9 है ना, 2295, सो 2295 को डिवाइड बाय मैं 9 करता हूँ तो क्या होता है, 9 2 18, ठीक है, 4 9 49 आया, तो 5 कर सकता हूँ मैं, 9 5 45, 4 आया और 5 आया तो 9, तो 259 है, ठीक है। तो 9 और 259, अरे तो ये फिर भी अभी भी बड़े नंबर्स है, ठीक है। तो अभी और इसको डिवाइड करते हैं, और क्या बड़े नंबर से, तो इसको 2 2 5, एक मिनट, मैंने मल्टीप्लिकेशन सही किया है ना, 459 इंटू 5 करेक्ट, ये है 45 9 5 45, 9 और 5 45 हो जाएगा, तो 45 से भी ये नंबर होना चाहिए, तो 45 डिवाइडेड बाय 2295, तो देखो 4 5 20 होता है, तो मैं यहाँ से 5 लूंगा तो देखते क्या होता है, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 5 4 20 प्लस 2 इज 22, माइनस 220, 45 5 225 हो जाएगा, दिस विल बी 4, नीचे 5 1, हाँ चलो आ गया, माइनस 45, तो ये हो जाएगा 0, तो मतलब एक मेरा 45 और 51 है, तो इसका फैक्टर्स 45 और 51। देखो ये मुझे कैसे स्ट्राइक हुआ, मैंने सोचा कि देखो 5 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो 5 9 45 होता है, तो 45 से भी ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने 45 का देखा। अभी देखो फन पार्ट ये है, 51 माइनस मैं 45 करूंगा ना तो मेरे को 6 मिलेगा, जो कि यहाँ पे चाहिए, तो मतलब मेरे दो फैक्टर्स क्या हुए, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5x कॉमन ले लूंगा मैं, नहीं 5x नहीं, इसमें से और इसमें से मैं 5x कॉमन लूंगा, ये दोनों टर्म, इसमें से 5 कॉमन नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैं 5 और x कॉमन लेता हूं, तो यहाँ पर एक x बचेगा, ये माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, दूसरा ये टर्म और ये टर्म में से 51 ही कॉमन आ जाए, तो मैं प्लस 51 बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 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 5 बचना चाहिए, नहीं रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ छे, 5 तो ये तो नहीं होएगा, यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, मैंने भी क्या पागलपन किया, यहाँ पे 9 कॉमन आता है, 5x इंटू 9 विल बी माइनस 45, तो यहाँ पे भी 9 है, 51 9 459 होता है, करेक्ट, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 0। अब एक मेरा ब्रैकेट क्या मिलेगा मुझे इसमें से, x माइनस 9 इंटू 5x माई प्लस 51 इज इक्वल टू 0।
तो अभी ये दो ब्रैकेट मिले मुझे 0 में। अब एक मिनट, कहाँ गया कपड़ा? अब ये दो ब्रैकेट्स को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो। तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 आता है। तो दिस मीन्स x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो, देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 9 और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 51 अपॉन 5। तो ये 51 को यहाँ पे भेज दूंगा तो 5x विल बी इक्वल टू माइनस 51, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। ठीक है, अभी ये माइनस वाले नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कोशेंट को, ठीक है, तो कभी भी मुझे 460 पॉजिटिव नंबर तो नहीं आएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 451 इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द रिमाइंडर इज सिंस द डिविडेंड इज पॉजिटिव। तो इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 9 इज आवर डिवाइजर। सो देयरफॉर कोशेंट क्या होगा, कोशेंट विल बी इक्वल टू 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर 9। तो कितना, 5 9 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 51। तो देखो करके देखो, डिवाइजर मेरा 9 है, 460 को मुझे डिवाइड करना है, डिवाइजर मेरा कौन है, 9, और यहाँ पे कोशेंट कितना मिला है, 51 था। तो 9 इंटू 51 करके देखता हूँ, 9 1 9, 9 5 45, तो माइनस 459 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 भी आया, तो ये जो कि हम लोग ने यहाँ पे चेक किया था, रिमाइंडर 1 है, कोशेंट 460 है, कोशेंट इज 51 और डिवाइजर इज मेरा 9। ठीक है, तो आप फाइनल ये लिखने के बाद, कोशेंट इज इक्वल टू 51 लिखने के बाद एक स्टेटमेंट लिखना है आपको कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिवाइजर इज 9 एंड द रिक्वायर्ड कोशेंट इज 51 करके। ठीक है, ये सिंपल था, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये तो हम लोग भी करते थे। ठीक है, ये तो 5th-6th स्टैंडर्ड का है फॉर्मूला बेसिक। सो ये सम काफी इजी था। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। ये फॉर्मूला में ही सब्स्टिट्यूट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, आप इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लो इतना। आई मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ट्रेपीजियम दिया है। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रेपीजियम एंड इसका नाम दिया है ABCD, A B C एंड दिस इज D। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये पॉइंट का नाम M दिया है। लेंथ CD is given to you as 2x plus 1. This is length CD. Length AB is given to you as x. Okay. Now this side is congruent to this side. That is what they've given. ये जो हाइट है ट्रेपीजियम का, दैट इज गिवन टू यू एज x माइनस 4। नाउ ये तो डायग्राम में जो दिया है वो है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इन द फिगर फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सोल्यूशन। तो मतलब हर एक साइड का लेंथ आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे है। बेसिकली आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो देखो ये दो पैरेलल साइड्स है, ये हाफ, दोनों पैरेलल साइड्स क्या है,
CD और AB का लेंथ x है, CD का लेंथ 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x प्लस 2x प्लस 1, दोनों साइड्स का सम है ना, तो ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है आपका, ये आपको हाइट दिया है x माइनस 4। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है क्या आपको 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जो साइड आएगा आपको 30 वो आपको सेंटीमीटर्स में साइड आपका मिलेगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 2 को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 इंटू 2 विल बी 66 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 1 हो जाएगा इंटू x माइनस 4। ठीक है, ये आपको ये दोनों ब्रैकेट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाई ये ब्रैकेट x माइनस 4, बाद में प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4, क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x इंटू माइनस 4 विल बी माइनस 12x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, ऑल दिस इज इक्वल टू 66। तो क्या मिलेगा, माइनस 12 प्लस 1x इज इक्वल टू माइनस 11x। ठीक है, ये 3x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये माइनस 4 है, यहाँ पे 66 है ना, उसको भी मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 66 हो जाएगा। ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये इसको आप सॉल्व करो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको x का 2 वैल्यूज मिलेगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी ट्रेपीजियम का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आपको x का जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर और क्या दिया है इसका, सॉरी ये साइड का लेंथ इज x माइनस 2। अगर एक बार x का वैल्यू मिल गया तो हर एक साइड का वैल्यू ढूंढ सकते हो, आप हाइट भी ढूंढ सकते हो एंड यू कैन कंप्लीट द चार्ट। ठीक है, यही चार्ट में भी यही सब दिया होगा, हाँ देखो वैसे ही है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 2.6। इसके बाद आई विल डू द प्रॉब्लम सेट। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट 2.6 था वो हम लोग ने कर लिया है, अभी मैं प्रॉब्लम सेट जो चैप्टर के लास्ट में है वो उसको करूंगा एंड उसमें से सिर्फ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू।